होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, उसके 2 सिस्टम रहते हैं, हम वो भी कर देंगे। अब चल रही है हमारी ऑब्स एंड गायनी। ऑब्स एंड गायनी के हमने 2 पार्ट्स बना दिए हुए हैं जो आके आप देख सकते हैं। एंड बच्चे एम्स की तैयारी मेरी असिस्टेंस में करना चाहते हैं वो मेरे से ले सकते हैं मेरी असिस्टेंस, जिसमें आपको मिलेंगे रेगुलरली पीडीएफ और आपको मिलते रहेंगे गोल्डन पॉइंटर्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको उसी असिस्टेंस में मिलेंगे, जिसमें आपके डाउट्स भी मैं क्लियर किया करूँगी साथ के साथ। तो वो असिस्टेंट सिर्फ 299 रुपीज़ में आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर पीडीएफ्स, गोल्डन पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अगर किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे से, और साथ के साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस को बाय कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी नॉर्सेट 5 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इज कॉन्ट्राडिक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है? रिफैम्पसिन, इथेम्बेटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आयोनोजिनामाइड। सो देखो, जो रिफैम्पसिन होती है ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। मैंने आपको सिखाया था RIPES, ठीक है, राइप्स से रिफैम्पसिन, आइनच, आइनोजिनामाइड, पैराजिनामाइड, इथेम्बेटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। जो ये होती है जो क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करती हैं। ENS जो ये होती है इनको बोलते हैं हम नेफ्रोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं? नेफ्रोटॉक्सिक। इनको बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, इनको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, क्योंकि ये दोनों जो होती हैं क्या करती हैं? क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करती हैं। तो जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये कॉन्ट्राडिक्टेड होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज ये हमारी 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है और जो फीटस है उसमें ये कंजनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ भी करा सकती हैं। ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस पे भी जा सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे MCQs कराए हैं इसके रिलेटेड, जिससे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है, कपल विद वन चाइल्ड हैज़ बीन ड्राइंग विदाउट सक्सेस फॉर सेवरल ईयर्स टू हैव अनदर चाइल्ड, द फॉलोइंग टर्म वुड डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो एक कपल है, उसका एक चाइल्ड ऑलरेडी है और उसको बहुत बार उन्होंने ट्राई किया है सेकेंड चाइल्ड के लिए, बट उनको ये सेकेंड चाइल्ड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी। सो देखो, प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती तो उनको जो फर्स्ट है वो चाइल्ड भी नहीं होता, ठीक है। इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी मतलब कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, बट इसमें प्रॉपरली लिखा है कि सेवरल ईयर हो चुके हैं पर उनको प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है आफ्टर वन चाइल्ड, ठीक है। स्टर्टिलिटी मतलब कोई भी प्रेगनेंसी मतलब कोई भी चाइल्ड नहीं होना, तो स्टरिलिटी तो यहाँ पे है ही नहीं, उनके एक चाइल्ड है, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग सेकेंडरी चीज़ है, जो कोई दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो रही है। ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे तो देखो, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कोई फर्स्ट कॉज है, उन दोनों में ही कोई कॉज है। अगर उनमें कॉज होता प्राइमरी तो पहले उनके बेबी ना होता। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा से इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उनको फर्स्ट बेबी में इरिवर्सिबल फर्टिलिटी क्यों नहीं हुई? स्टरिलिटी मतलब एकदम से दोनों बेबी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग कर ही नहीं सकते, तो ये है कॉज नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। As per the guidelines of American Cancer Society for the women aged 45 to 54 years, a mammography is recommended। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है। तो कब मैमोग्राफी करानी चाहिए उस वुमेन को जो कि 45 एंड 54 ईयर्स की होती है? इस वुमेन को मीनोपॉज हो जाता है, तो 1 in a year, 1 in a 2 year, 1 in a 5 year या फिर 1 in a 10 years। तो उस पेशेंट को 1 in a year मैमोग्राफी करानी होती है, बिकॉज उस पेशेंट में कैंसर सेल्स होने का ज़्यादा खतरा होता है ड्यू टू मीनोपॉज। और अगर कोई इस टाइम प्यूबर्टी वाली एज में और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव वुमेन है उसको कब करानी चाहिए? 1 in a 3 year मैमोग्राफी करानी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। A woman with 8 weeks of gestation come to the emergency department with the moderate bright red vaginal bleeding. As per the vaginal examination, or a cervix is 2 centimeter dilated. Which of the following term best describe her condition? तो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, उसको मॉडरेटली ब्राइट रेड कलर की वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और PV करने पे उसका जो सर्विक्स है 2 सेंटीमीटर डायलेटेड दिख रहा है। तो कौन सी टर्म डिस्क्राइब करेगी? इनकम्पिटेंट सर्विस, इनएबिटल अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। सो ये सारे टाइप ऑफ अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ना। इनएविटेबल अबॉर्शन इज़ अ
मोस्ट ये जो फाइंडिंग्स है उसमें देखने को मिलती हैं, इनेविटेबल अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन होता है जिसमें फीटस के सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट बाकी सभी वो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट इज इन एक्टिव लेबर विद ट्विंस एंड द सर्विक्स इज 5 सेंटीमीटर डायलेट आएगा, इज ऑब्जर्व दैट कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग एवरी 7 to 8 minutes इन 30 minutes पीरियड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स। तो एक ट्विंस लेबर वाली क्लाइंट है, ठीक है, उसका सर्विक्स जो है 5 सेंटीमीटर डायलेट हो रखा है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है हर 7 से 8 मिनट में आ रही हैं इन 30 minutes ऑफ पीरियड्स में। तो कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन करेगी नर्स? तो एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन, नोट करेगी फीटल हार्ट रेट, नोटिफाई करेगी फिजिशियन को इमीडिएटली, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिलैक्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। सो देखो सबसे बड़ी बात तो ट्विंस चाइल्ड हैं और 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो चुका है और उसे कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं, सो इट इज़ अ हाई टाइम ऑफ लेबर और उसका में भी जो यूट्रस है वो क्या हो चुका है, हाइपोटोनिक यूट्रस हो चुका है। क्या हो चुका है? हाइपोटोनिक यूट्रस। तो उसी टाइम हमें फिजिशियन को इमीडिएटली बताना है कि ऐसे उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रही है 30 मिनट्स में, तो और ये नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद जो फिजिशियन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो इंटरवेंशन करेगी। नेक्स्ट है, वुमेन हैड अ मिडल लाइन एपिजियोटमी परफॉर्म्ड एट डिलीवरी, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस इज। तो एक वुमेन की मिडल एपिजियोटमी की है तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एनलार्ज द वजाइनल ओपनिंग, अलाउ अ फोर्सेप्स टू बी अप्लाइड, एलिमिनेट द नीड फॉर सिजेरियन बर्थ, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लेक्रेशन। सो ऑब्वियसली एपिजियोटमी किस चीज़ के लिए की जाती है? ताकि वजाइनल ओपनिंग जो है बड़ी हो जाए और बेबी विदाउट एनी डिस्ट्रेस जो है बाहर आ जाए, ठीक है। एपिजियोटमी उनको ही दी जाती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर किसी के 2-3 बेबीज़ हो चुके हैं तो उसमें एपिजियोटमी की नीड नहीं पड़ती, बिकॉज वजाइना की जो इलास्टिसिटी है ऑलरेडी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी होती है, तो उनमें एपिजियोटमी नहीं दी जाती। Next, a woman has a previous history of lower segment cesarean section is a significant antenatal history as it leads to। तो एक वुमेन है उसको previous history है, उसका lower segment cesarean section हो सकता है, तो उसको अभी antenatal history है, जो कि antenatal history पे क्या लीड कर सकता है? antenatal history पे ये जो lower segment सिजेरियन सेक्शन है उसकी ये वाली जो प्रेगनेंसी है इस पर क्या इफेक्ट करेगी? अबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, इनकम्पिटेंट सर्विक्स या फिर यूट्राइन रप्चर। सो देखो अगर किसी का अभी अभी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस पर यूट्राइन रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज क्योंकि जब हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो यूट्रस पे लगता है कट, इतना तो बताइए आपको। तो वो जब तक कट प्रॉपरली हील नहीं हो सकता तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को एंटीनेटल हिस्ट्री में यूट्राइन रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा केयर की जाती है ताकि जो उसका यूट्रस है वो प्रॉपरली बेबी हैंडल कर पाए और रप्चर ना हो, बिकॉज यूट्रस अभी अभी एक कट से निकला है, वो कट हील होने में वहाँ पे प्रॉपरली टाइम लगता है। नेक्स्ट पे है, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग में रिजल्ट टू फीटल डिस्ट्रेस, द नर्स नोज दैट फीटस इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन शी ऑब्जर्व्ड और नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग जो है वो फीटस डिस्ट्रेस करती है, नर्स को ये पता है कि फीटल डिस्ट्रेस मतलब जो फीटस है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अंदर, तो नर्स क्या नोट करेगी? फीटल ब्रेडिकार्डिया, फीटल टैकीकार्डिया, फीटल थ्रैशिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी ये सब होता है, जब फीटल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, बोलते भी हैं अगर आपने लेबर रूम में किया है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, वो बहुत देर से एक ही जगह पे स्टक हो रखा है, तो उनमें ये तीनों कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं, जिसमें टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब फीटल की जो हार्ट रेट है उसका ऊपर नीचे होना, एसेलरेशन भी बोलते हैं इसको, फीटल एसेलरेशन, डिसेलरेशन होना ही जो साइन होते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो फीटल ब्रेडिकार्डिया लगेगा आपको, कभी कभी फीटल की हार्ट रेट इंक्रीज़ लगेगी, फीटस की हार्ट रेट कभी कभी डिक्रीज़ लगेगी। और फीटल थ्रैशिंग मतलब फीटल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है अंदर। अगला क्वेश्चन है, वो पेशेंट इन एक्टिव लेबर, द नर्स मिडवाइफ प्लान टू यूज़ अ इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस, व्हाट मस्ट अकर बिफोर इंट्रा EMF कैन बी अप्लाइड। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस लगाते हैं अंदर, तो उसमें क्या नर्स करेगी? क्योंकि पेशेंट जो है एक्टिव लेबर में है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सर्विक्स को देखना पड़ेगा कि वो फुली डायलेटेड है, देखना पड़ेगा जो फीटस है वो 0 स्टेशन पे होना चाहिए, मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए और पेशेंट मस्ट रिसीव एनेस्थीसिया। सो देखो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि जो मेम्ब्रेन्स है वो प्रॉपरली रप्चर है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स अगर आप
ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस अंदर डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेम्ब्रेन्स का रप्चर होना देखना पड़ता है हमें पहले कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पूरी तरह से रप्चर हैं, तभी हम इसको इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू डिलीवर द हेड इवन आफ्टर करेक्ट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप रेज द सस्पिशियसनेस ऑन। तो अगर कोई किसी का हम फोर्सेप भी यूज़ कर लिए, हमने प्रॉपर एप्लीकेशंस भी यूज़ कर ली, तब भी वो बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है, हेड डिलीवर नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल डिस्टोशिया, स्पास्टिक लोअर सेगमेंट, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। ठीक है। सर्वाइकल डिस्टोशिया क्या होता है, सर्वाइकल डिस्टोशिया का होता है एक एबनॉर्मल लेबर होती है, ठीक है, जो क्या होता है, अनइफेक्चुअली डायलिटेशन विच इज़ कॉज्ड बाय इनएडुकेट यूट्राइन कैविटी। जैसे कि अगर यूट्राइन कैविटी है, उसको कोई ट्रॉमा हो रखा है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रखा है जिसकी वजह से जो डायलिटेशन है वो इनएडुकेट हुई है, प्रॉपर नहीं हुई है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिंग क्या होती है, प्रसिस्टेंट लोकलाइज्ड एनल स्पाजम। क्या होता है, जो एनुलर स्पाजम होता है ना वो रेगुलरली होता रहता है। स्पाजम मतलब वहाँ पे जो है वहाँ पे नैरोइंग होती रहती है जिसकी वजह से हेड डिलीवरी नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जो सर्कुलर यूट्राइन की जो सर्कुलर मसल्स है ना उनमें क्या हो जाता है, स्पाजम हो जाता है उसी जंक्शन पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट से, जिससे क्या होता है बेबी का हेड जो है वो डिलीवर नहीं हो पाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मेरी पर्सनल असिस्टेंस में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से लिंक ले सकते हैं और रोज़ की रोज़ अपनी तैयारी नॉर्सेट की कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, टू हार्ड वर्क।